चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। अपना जालोर के चौहान कंप्लीट हो गए थे। आज चलेंगे अपन मेवाड़ की तरफ। मेवाड़ राजवंश को पढ़ेंगे। तो मेवाड़ राजवंश 3 भागों में बटा हुआ था, वो आपको पता है। गुहिलादित्य जो गुहिल वंश से है, और सिसोदिया जिसके राणा और महाराणा जो भी है, कंप्लीट उस तरीके से अपन करेंगे। समझाने का उस तरीके से प्रयास कर रहा हूं मैं, क्योंकि पूरी वंशावली अगर अपन पढ़ते हैं तो कोई मतलब नहीं आ रहा बेटा। जहां जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं उसी चीज को पढ़ते हुए अपन चलेंगे, उसी को समझाते हुए चलेंगे, ताकि आपको ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा लंबा बताने से एक तो वीडियो लंबा हो जाता है, दूसरी बात यह है कि वो चीज़ आती नहीं है। तो वो आती नहीं है तो उसको पढ़ने से, याद करने से कोई मतलब भी नहीं है। जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता है वही चीज़ अपन पढ़ते हुए चलेंगे, जिसमें से मेन मेन टॉपिक सब आ जाएंगे। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश यानी कि इसका प्राचीन जो नाम है, सबसे पहली बात तो इसका प्राचीन जो नाम है वह शिवी मेदपाट, इस नाम से पुकारा जाता था। अब मूल पुरुष जो है, यानी कि मेवाड़ 2 भागों में बटा हुआ था, एक तरीके से मान लीजिए आप। यह है आपका गुहिल और सिसोदिया। गुहिल वंश का जो मूल पुरुष है वो मूल पुरुष गुहिलादित्य, गुहिलादित्य। अब सिसोदिया में वो राणा वो महाराणा वो अपन बाद में लेंगे इसको। इसमें सिसोदिया वंश में जो भी होंगे उनके या तो राणा लगेगा या फिर महाराणा लगेगा। इस टॉपिक पे इसके बाद में, पहले इसको अपन कंप्लीट कर ले एक बार। देखो, मेवाड़ के कुल देवता एकलिंग महादेव, मेन चीज। कुलदेवी कुलदेवी है जो बाण माता है। अब जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वो वास्तविक संस्थापक माना जाता है बप्पा रावल को। बप्पा रावल कह दो, कालभोज कह दो। देखो, ये मेवाड़, और मेवाड़ की जो ये जो अपने जो शाखा चल रही है, तो वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है वह संस्थापक तो है बप्पा रावल। बप्पा रावल, इनके जो गुरु हैं आपको पता है, हारित ऋषि। छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ाए अपन ने। ये हारित ऋषि की गायें चराया करते थे, और इन्हीं के वरदान से इनको मेवाड़ का सिंहासन मिला। इनका एक जो नाम है वो कालभोज भी माना जाता है। इन्होंने अपने समय में सोने के सिक्के भी चलाए हैं। इनका जो शासनकाल माना जाता है वो 1734 से 734 से 753 माना जाता है। अब देखो, इनका निधन होता है नागदा में। सास बहू का मंदिर देखा आपने वहां। इसके बाद में देखो, अल्हट एक शासक बनता है और वह राजधानी बनाता है
आहड़ को, वो देखो आहड़ को राजधानी बनाता है और आहड़ को राजधानी बनाकर हूण राजकुमारी, हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह करता है। ये मानी जाती है अंतरराष्ट्रीय विवाह, यानी कि अंतरराष्ट्रीय शादी। अंतरराष्ट्रीय विवाह क्यों? क्योंकि हूण विदेशी थे और विदेशी होने के साथ साथ हमारे जो शासक हैं अल्लड़, तो इन्होंने उनसे शादी की, तो शादी की तो ये विदेशी हुए, ये देशी हुए, तो ये अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। हारित ऋषि के बारे में आपको सबको पता है कि ये बप्पा रावल हारित ऋषि की गाय चराया करते थे और एक बार जो गाय थी वह कहीं दूध को गिरा के आ जाती थी, मतलब उसका दूध वहाँ गिर जाता था और जब हारित ऋषि पूछते थे कि भाई इस गाय का दूध कौन निकालता है, तो एक दिन भी पीछे पीछे हारित ऋषि भी जाते हैं। तो हारित ऋषि देखते हैं कि वह किसी एक ऐसी जगह पर उसका दूध उंडेल देती है, गिरा देती है, थनों में से दूध निकलने लग जाता है। कहने का मतलब जब हारित ऋषि ने उस जगह को खोदा तो वहां एक शिवलिंग निकला। वो शिवलिंग ही एकलिंग भगवान महादेव के नाम से मेवाड़ के वास्तविक राजा तो वही माने जाते हैं। बाकी जितने भी राजा हैं वो अपने आप को सामंत मानते हैं। जब एकलिंग महादेव के दर्शन करने जाते हैं, जब भी कोई युद्ध में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो जब वो दर्शन करने जाते हैं तो अपनी तलवार बाहर रख के और महादेव के दर्शन करने जाते हैं। तो इस तरीके से कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तविक जो शासक है मेवाड़ के, वो तो एकलिंग महादेव ही है। अब देखो, अब इसके बाद में इस शाखा में रण सिंह आते हैं, यानी कि इनका शासन 1158 माना जाता है। रण सिंह, ये एक बार रण सिंह, जैत्र सिंह के बाद में है तेज सिंह, समर सिंह, समर सिंह। एक बार सेकंड ग्रेड में इनका एक क्रम भी पूछा था। तो इनका जो शासन काल है क्या नाम से 1213 से 53 तक। उसके बाद में जो क्या नाम से है जो तेज सिंह 1213 रणजीत का हो गया, जैत्र सिंह का 1213 से क्या नाम से 53 तक हो गया। उसके बाद में जो 1253 से 68, 1253 से 68 और क्या नाम है जो समर सिंह का 1268 से और 13-2 तक। इस तरीके से इनका शासनकाल और एक क्रम भी एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। अब देखो, जैत्र सिंह का जो शासनकाल है, जैत्र सिंह का, ये मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल माना जाता है। मेवाड़ का स्वर्ण काल। इसके बाद में यानी कि यहां से फिर ये शाखा रावल शाखा और राणा शाखा का विभाजन होता है रणसिंह से। रणसिंह से आपको ये ध्यान रखना है कि यहां से शाखा रावल हो जाती है, क्योंकि बप्पा रावल में आते हैं और यहां से सिसोदिया का जो वंश है वो राणा और महाराणा लगाना चालू कर देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अंतिम जो शासक आते हैं, बहुत सारी शाखा है, अंतिम जो शासक आते हैं वह है रावल शाखा के अंतिम शासक रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह के बारे में आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, क्योंकि मेवाड़ का प्रथम शाखा
पद्मावती के नेतृत्व में होता है 1303 में। रावल रतन सिंह शासनकाल इनका ज्यादा नहीं रहा, 1302 से 1303 में तो प्रथम शाखा हुई, कंप्लीट ही हो गया था। तो इस तरीके से सिंघल द्वीप की राजकुमारी, सिंहल द्वीप की राजकुमारी है पद्मिनी। इनके पिता है गंधर्व सेन। उनकी पुत्री है, यानी कि देखो श्रीलंका को ही सिंगल द्वीप माना जाता था पहले। तो इस तरीके से कहने का मतलब सिंहल द्वीप अपने भारत में पड़ता है इस साइड में। तो ये जो द्वीप है ये सिंहल द्वीप है। तो सिंहल द्वीप की राजकुमारी, श्रीलंका तो नहीं, ये जो द्वीप है इसमें सिंहल द्वीप है। तो सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी, जो जिनके पिता गंधर्व सेन हैं, तो उनके बारे में जो पूर्ण जानकारी जो हमें मिलती है, वो जानकारी तो मिलती है, आपको सबको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। मैंने शाखा बता भी दिया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, किस वजह से किया। उसका कारण यह है कि सिंहल द्वीप की जो राजकुमारी थी, गंधर्व सेन की पुत्री, वो बड़ी सुंदर थी। और एक तांत्रिक था राघव चेतन, जिसको मलिक मोहम्मद जायसी में हीरामन तोता के नाम से जाना जाता है। तो राघव चेतन उसके रूप की प्रशंसा करके, क्योंकि राघव चेतन भी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था, तो वह प्राप्त नहीं कर सका। तो उसने कहा कि मैं मतलब मैं नहीं कर सका तो मैं दूसरे की भी नहीं होने दूंगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब वह इसकी प्रशंसा करता है अलाउद्दीन खिलजी से जाके, और अलाउद्दीन खिलजी के हरम में जाके और इस तरीके की ऐसी ऐसी रानियां वो बताता है। पर उसने कहा कि आपने अभी देखा ही नहीं रूप सौंदर्य को, जब रानी पद्मावती पानी पीती है तो गले में से पानी भी दिखता है। तो जब उसकी सुंदरता की इतनी प्रशंसा की तो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है मेवाड़ पर, और प्रथम शाखा 1303 में होता है। इस तरीके के, यानी कि इस का जो संपूर्ण जो वर्णन किया है वह मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत खंड में किया है, पद्मावत खंड में किया है। और इन्होंने जो वर्णन किया है वो नक्शिक वर्णन किया है। नक्शिक, नक्शिक का मतलब यह होता है, इस्लाम धर्म में क्या होता है कि टोटल संस्कृति उल्टी है इस्लाम धर्म की। जैसे आप सूरज को पूजते हो वो चंद्रमा को पूजते हैं, इस तरीके से कहने का मतलब उल्टी संस्कृति है एक तरीके से। आप उगते हुए सूरज को पूजेंगे, वो चंद्रमा को पूजेंगे, इस तरीके से उल्टी संस्कृति है। तो जो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो अपन हमारे जो कवि, भारतीय कवि, हिंदी साहित्य के कवि, जो किसी भी प्रेमिका का जो वर्णन करते हैं, नायिका का जो वर्णन करते हैं, वो ऊपर से करते हैं कि नायिका की आंखें ऐसी है, बाल ऐसी है, नाक ऐसी है, इस तरीके से फिर नीचे तक का वर्णन करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने सूफी धारा के कवि हैं, तो उन्होंने पैर के नाखूनों से इसका वर्णन किया है ऊपर तक, इसलिए इसको नक्शिक वर्णन कहा गया है। इसका वर्णन अवधी भाषा में है, यह भी आपको याद रखना है, भाषा इसकी अवधी है। और इसमें 1540 की बात है, 1540, इसमें लगभग है ना जो 57 खंड बताए जाते हैं। यानी कि हिंदी साहित्य सूफी परंपरा का महाकाव्य है ये। हिंदी साहित्य सूफी परंपरा, क्योंकि सूफी धारा के कवि है ये जायसी, सूफी परंपरा का महाकाव्य है ये। इस तरीके से इससे जुड़ी हुई ये कहानी है। और कुल मिला के यानी कि 1301 में प्रथम शाखा मेवाड़ का कंप्लीट होता है, ये मैंने पहले भी बता दिया था आपको। अब देखते हैं दूसरी शाखा को, क्योंकि ये रावल शाखा हुई और रावल शाखा का अंतिम शासक हुआ रावल रतन सिंह। इसके बाद में जो शाखा चलती है
सिसोदियों की, क्योंकि इसके दो भाग हो गए। रावल रणसिंह के बाद में, रणसिंह के बाद में इस शाखा के दो बंटवारे हो गए, यानी कि एक तो होगी रावल और एक हो गई राणा, यानी कि सिसोदिया। सिसोदिया, सिसोदिया में राणा और महाराणा, इधर जितने भी शासक होंगे उनके राणा या महाराणा लगेंगे। बस बात आपको इतनी सी याद रखनी है। अब इसमें क्या है, शुरू में जो आपको याद रखना है वो बप्पा रावली रखना है, और अंतिम शासक याद रखना है सिर्फ आपको रावल रतन सेन। बस प्रश्न यहीं से आएगा, शाखा से संबंधित आएगा तो 1303 में प्रथम शाखा कंप्लीट हो जाता है अलाउद्दीन के आक्रमण के साथ में, और शासन भी समाप्त हो जाता है। अब देखो, शासक यहां से सिसोदिया वंश में अब राणा और महाराणा के जो शासक चलेंगे, तो वो जो शासक हैं वो किस तरीके से है। देखो देखो, इस शाखा में बहुत सारे शासक हैं, तो अपन जो मेन जो शासक है उन शासकों के हिसाब से चलते हैं। देखो, आपको ये चीज याद रखनी है, हलक सांप, जैसे आपको सांप नजर आ गया तो आपका हलक सूख जाएगा, यानी कि आपके पसीने आ जाएंगे। इस तरीके से ये ट्रिक है, आप याद रख लेना। मेवाड़ के मेन शासकों की, वो कैसे मेन शासक हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। केवल आपको यह सूत्र याद रखना है, सिसोदिया वंश में हलक सांप, यानी कि आपको सांप नजर आया और आपका हलक सूख गया। देखो, ह से महाराणा हमीर, राणा लगाओ या महाराणा लगाओ एक ही बात है। आप ल से लाखा, क से कुंभा, सा से सांगा और प से प्रताप, यानी कि महाराणा हमीर, महाराणा लाखा, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप। आपको कुछ भी याद नहीं करना। अगर मैं यूं कहूं, देखो, हमीर का पोता लाखा है, पोता का लाखा का पोता कुंभा है, कुंभा का पोता सांगा है और सांगा का पोता प्रताप है। और अगर आप उल्टा चलना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रताप के दादाजी सांगा है, सांगा के दादाजी कुंभा है, कुंभा के दादाजी लाखा है और लाखा के दादाजी हमीर है। ऐसे याद कर लो। आपको तो याद करना है भाई, आपको तो याद करना है, किसी भी तरीके से आप याद कर लो, या तो उल्टे क्रम में कर लो। अगर इस क्रम में करते हो तो ये पोता होंगे, यानी कि हमीर का पोता लाखा होगा, लाखा का पोता कुंभा होगा, कुंभा का पोता सांगा होगा, सांगा का पोता प्रताप होगा। अगर आप उल्टा चलोगे तो फिर पोता को दादाजी बनाने पर, यानी कि एक पीढ़ी आगे बेटा, ये पूरी एक पीढ़ी। एक पीढ़ी का मतलब होता है जैसे मैं हूं, मेरे पिताजी हैं और मेरे दादाजी, इसको एक पीढ़ी बोला जाता है। तो इसमें जैसे मान लीजिए, यही मान लो आप, हमीर ही मान लो, तो हमीर का बेटा खेता और खेता का बेटा लाखा, तो एक पीढ़ी होगी। इस तरीके से अपन को चलना पड़ेगा। तो मेन शासक, क्योंकि मेन शासक यहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, और जिन से क्वेश्चन पुट बीच में इनके जो आते हैं वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। बीच में कोई ऐसा शासक भी आता है तो मैं जरूर उसको बताऊंगा। देखो, इसमें अपन हमीर की तो बहुत सारी उपाधियां हैं। राणा हमीर की, हम, अच्छा, ये हमीर चौहान वाला नहीं है, मेवाड़ वाला है ये। आप इसको वो हमीर मत समझ लेना, क्या नाम से है जो रणथंबोर वाला। इसके बहुत सारे, इसको राजगुरु, हाल गुरु, सेल गुरु, दान गुरु, चाप गुरु, परम गुरु, बहुत सारी उपाधियां हैं। लेकिन इनकी मेन जो उपाधि है वह है वीर राजा। वीर राजा विषम घाटी पंचानन, यानी कि विषम घाटी पंचानन, ये इनकी विशिष्ट उपाधियां हैं। वीर राजा, विषम घाटी पंचानन, ये राणा हमीर की
जो विशिष्ट, इसके बाद में खेता आता है। खेता का कोई ऐसा योगदान नहीं है, 1364 से 52 तक इसका शासनकाल रहता है। इसके बाद में आता है लाखा। ये लाखा की विशिष्ट बातें क्या है? लाखा की विशिष्ट बातें यह है कि ये अपने आप में ही लक्की है। पहली बात तो यह है, ये आदमी ऐसा लक्की है कि एक तो इसके शासनकाल में जावरा में चांदी की खान मिलती है, जो पूरे एशिया महाद्वीप में प्रसिद्ध है। दूसरी बात कि कोई बंजारा, पिछू नाम का बंजारा पिछोला झील बनाकर चला गया। पिछोला झील जो मैंने आपको पढ़ा दिया झीलों में। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 62 साल की उम्र में मारवाड़ के राजा रायमल राठौर की बहन से इनकी शादी होती है हंसाबाई से। तो लक्की हुए कि नहीं हुए? बुढ़ारे में अगर कोई किसी जवान लड़की से शादी हो जाए तो ये भी अपने आप में एक लक्की है। जो तो कहने का मतलब ये 2-3 चीजें इसकी ऐसी है कि जिसको इसकी वजह से इनको अपने आप से ही मतलब लक्की राजा घोषित किया है। तो लाखा की ये बातें हैं। अब इसके बाद में देखो यहां क्या होता है, यहां हंसाबाई से जो विवाह होता है तो विवाह की शर्तों के मुताबिक हंसाबाई से जो बेटा होगा वही मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। तो हंसा की बाई से जो विवाह होने के बाद में जो पुत्र होता है वो तो मोकल होता है। और राजा किसको बनना चाहिए? राजा बनना चाहिए राव चूड़ा को। तो देखो यहां मेवाड़ में 3 चूड़ा है, राव चूड़ा, सॉरी राणा चूड़ा, क्योंकि राणा लगेगा, ये बात आप ध्यान रखना। राणा चूड़ा, राणा चूड़ा ने भीष्म प्रतिज्ञा ली फिर इसमें कि मैं आजीवन मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठूंगा। तो ये भीष्म प्रतिज्ञा की वजह से भी जाने जाते हैं, भीष्म प्रतिज्ञा। और शासक किसको बनाया? मोकल को, यानी कि हंसाबाई से जो पुत्र हुआ मोकल उसको शासक बनाया। देखो 3 चूड़ा है, राव चूड़ा, सॉरी राणा चूड़ा, एक राव चूड़ा है। राव चूड़ा ये राठौड़ वंश के हैं, यानी कि मारवाड़ के, ये मेवाड़ के हैं, ये मारवाड़ के हैं। और एक है चूड़ामन जो जाट वंश का संस्थापक है। राणा चूड़ा, राव चूड़ा और चूड़ामन, ये तीनों आपको याद रखना है। ये मेवाड़ के हैं, ये मारवाड़ के हैं, और चूड़ामन जाट वंश का संस्थापक माना जाता है। और एक चूड़ा है डिस्को का चूड़ा जो आता में लपट गयो। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये तीनों चूड़े आपको याद रखने हैं। राणा चूड़ा जिसने भीष्म प्रतिज्ञा ली, और राव चूड़ा जो राठौड़ वंश मारवाड़ से है, और एक चूड़ामन जो जाट वंश के संस्थापक है। यानी कि इसके बाद में शासक बनेंगे, कहने का मतलब मोकल। मोकल मोकल का जो शासनकाल है, तो शासनकाल तो 21 से 33 तक रहा, यानी कि 1421 से 33 तक रहा। शासनकाल तो ठीक ठाक ही रहा, लेकिन इनकी महासती हो गई थी। और इसके विषय में जो मेन मोस्ट जो चीज है और जो बात घुमा फिरा कर पूछी जाती है वह यह है कि इनका शासन 12 वर्ष तक रहा। 12 वर्ष के शासन काल में दिल्ली के किसी तुर्क सुल्तान ने, ये आप मोस्ट डाल के लिख लो, दिल्ली के किसी तुर्क सुल्तान ने, किसी भी तुर्क सुल्तान ने न तो आक्रमण किया न इनको सामना करना पड़ा। आक्रमण ही नहीं हुआ तो सामना भी कैसे करना पड़ेगा? सामना करना पड़ा। यानी कि यही एक शासक है। घुमा फुरा कर इसी बात को पूछा जाता है परीक्षाओं में कि मेवाड़ के ऐसा कौन सा शासक है जिसको दिल्ली के तुर्कों का, सुल्तानों का सामना नहीं करना पड़ा या आक्रमण नहीं झेलने पड़े। इसके बाद में अब पढ़ेंगे कुंभा। कुंभा की बहुत सारी बातें आपको पता है। 35 किलो में से 32 किलो का निर्माण कुंभा ने करवाया, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो कुंभा सांगा
और प्रताप, ये तीनों मोस्ट माने जाते हैं। तो सांगा को तो बाबर के साथ अपन युद्ध करवाएंगे ही सही, प्रताप का खानवा का युद्ध भी करवाएंगे, और इसके बाद में इनका जो पोता है प्रताप, वो हल्दी घाटी में अपन चलेंगे तो सारा वीर रस वहीं निकालेंगे। तो कहने का मतलब आज का टॉपिक यहीं तक, और कल का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा महाराणा कुंभा।